सोनपुर नाम के गांव में नाथालाल अपनी पत्नी सुमित्रा और 2 बेटियों के साथ रहता था। नाथालाल की दोनों बेटियों की उम्र अब शादी की हो चली थी। दोनों की उम्र में 1 साल का अंतर था, इसलिए नाथालाल दोनों की शादी एक ही साथ करना चाहता था, क्योंकि वो एक गरीब आदमी था। लेकिन उसकी दोनों बेटियों में से उसकी एक बेटी तो बहुत ही गोरी थी, लेकिन उसकी दूसरी बेटी का रंग काला था, जिस वजह से उसे अपनी काली बेटी के लिए रिश्ता ढूंढने में बहुत मुश्किल हो रही थी। माँ, तुम इतने दिनों से रागिनी के लिए रिश्ता ढूंढ रही हो, लेकिन कोई भी लड़का इससे शादी करने को तैयार ही नहीं होता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसके चक्कर में कभी मेरी भी शादी नहीं हो पाएगी। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तुझे पता भी है तू क्या बोल रही है? मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ। तुम मुझ पर इस तरह भड़क क्यों रही हो? तुम अच्छी तरह जानती हो कि कोई भी अच्छा लड़का उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। उसके चक्कर में तो मेरी ही उम्र निकली जा रही है। अभी पिछले हफ्ते जो लड़के वाले मुझे देखने आए थे, उनका घर परिवार कितना अच्छा था, लेकिन उनके छोटे बेटे को रागिनी पसंद नहीं आई, तो तुमने वहाँ पर मेरा रिश्ता भी टाल दिया। तेरा रिश्ता मैंने वहाँ पर इसलिए नहीं टाला कि उन लोगों को रागिनी पसंद नहीं आई थी, बल्कि इसलिए उन्हें रिश्ते के लिए मना किया क्योंकि मुझे कहीं से पता चला था कि वो लड़का ठीक नहीं है। अरे रहने दो माँ, आखिर तुम कब तक इस तरह बहाने बनाती रहोगी? खैर छोड़ो, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। मैं तो अपने ऑफिस जा रही हूँ। अरे तू अकेली कहाँ जा रही है? रागिनी भी तो तेरे साथ ही ऑफिस जाएगी। अरे सॉरी प्रियंका, आज मुझे तैयार होने में थोड़ी देर हो गई। चल हम दोनों ऑफिस चलते हैं। तैयार होने में तुझे देर तो ऐसी हो गई है जैसे न जाने तैयार होकर कितनी हूर की परी लगती है। तू चाहे तैयार हो या मत हो, एक जैसे ही लगेगी, इसलिए रोज रोज तैयार होने में अपना टाइम बर्बाद मत किया कर। देखो तो जरा कैसे कैची की तरह जुबान चलाती है। ये फालतू की बकवास किए बिना तुझसे रहा नहीं जाता क्या? कोई बात नहीं माँ, प्रियंका मेरे साथ मजाक कर रही है। चलो चलते हैं। रागिनी के काले रंग की वजह से उसे बचपन से ही हर कोई ताने देता था। वो घर वालों के ताने तो फिर भी सुन लेती थी, लेकिन जब उसकी सगी बहन ही उसे उसके रंग के लिए ताने देती थी तो रागिनी को बहुत ही दुख होता था। लेकिन वो अपना दुख कभी जाहिर नहीं होने देती थी। वो हंसकर उसकी बातों को टाल देती थी। दोनों बहनें ऑफिस में पहुंचती है, तभी ऑफिस में एक नए लड़के की ज्वाइनिंग होती है। अरे शीतल, देखो तो ये नया लड़का ऑफिस में आया है। कितना हैंडसम है ना? हाँ, हैंडसम तो है। वैसे भी मेरी शादी की उम्र हो रही है, तो क्यों ना ऐसे ही किसी लड़के से शादी कर लो। कम से कम इसकी पर्सनालिटी मेरे साथ मैच तो कर रही है। बात तो तेरी ठीक है प्रियंका, वैसे मुझे तेरी टेंशन नहीं है। तुझे तो कोई भी अच्छा लड़का मिल जाएगा। टेंशन तो मुझे तेरी बहन की है। पता नहीं उसे जिंदगी में कभी कोई लड़का मिलेगा भी या नहीं। वैसे भी जो लड़कियां दिखने में सुंदर नहीं होती, उनके हस्बैंड अक्सर उन्हें चीट करते हैं। कहीं तेरी बहन के साथ ऐसा ना हो जाए। अरे उसके साथ क्या होगा और क्या नहीं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे तो सिर्फ अपने आप से मतलब है। मुझे तो बस अपनी लाइफ सेट करनी है। उसे जैसा भी पति मिले वो उसकी किस्मत है। पहली बात तो उसे पति मिल जाए, वो भी उसके लिए बहुत बड़ी बात है। रागिनी का मजाक उड़ाते हुए वो दोनों वहाँ पर हंसने लगते हैं। तभी थोड़े दिन बाद प्रियंका ऑफिस में आए उसी नए लड़के से अपनी बातचीत बढ़ाने लगती है। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताना भी शुरू कर देते हैं। तभी एक दिन रागिनी को प्रियंका की उस लड़के के साथ दोस्ती के बारे में पता चलता है। चलो अच्छा है, प्रियंका को इतना अच्छा लड़का मिल गया। प्रियंका इसके साथ कितनी खुश है। काश मेरे साथ भी कोई ऐसा होता जो मुझे इस तरह खुश रखता। खैर मुझे तो कोई ऐसा मिला नहीं, लेकिन मेरी बहन खुश है तो मैं भी खुश हूँ। प्रियंका को खुश देखकर रागिनी भी बहुत खुश होती है। तभी एक दिन प्रियंका ऑफिस से लीव लेती है। रागिनी घर आने के लिए बस स्टैंड पर खड़ी हुई थी। तभी उसकी नजर उसी नए लड़के गिरीश पर पड़ती है, लेकिन उसके साथ कोई और लड़की थी जिसका उसने हाथ पकड़ा हुआ था। उसे ऐसे देखकर रागिनी को कुछ अजीब लगता है, तो वो उसका पीछा करते हुए एक ओपन कैफे में जा पहुंचती है। हे भगवान, ये लड़का तो प्रियंका के साथ साथ एक लड़की को भी धोखा दे रहा है। इससे पहले कि बात आगे बढ़े, मुझे ये सब कुछ प्रियंका को बताना होगा। मैं ऐसे किसी लड़की के साथ अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दे सकती। एक काम करती हूँ, इस लड़के की इसके साथ फोटो क्लिक कर लेती हूँ, तभी प्रियंका मेरी बात पर यकीन करेगी। रागिनी जैसे ही अपने पर्स से अपना फोन निकालती है तो देखती है कि उसकी फोन की बैटरी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। हे भगवान, इस फोन को भी अभी ही स्विच ऑफ होना था। लेकिन कोई बात नहीं, मैं प्रियंका को ये बात जरूर बताऊंगी। रागिनी घर जाकर ये सारी बातें प्रियंका को बताती है, लेकिन प्रियंका उसकी बातों पर यकीन करने की बजाय उसे ही बुरा भला कहने लगती है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुमसे मेरी खुशी देखी नहीं जा रही है, इसलिए तुम ये सब कर रही हो। आज तक तुझे कोई लड़का नहीं मिला, इसलिए मेरी खुशी अभी तुझे अच्छी नहीं लग रही। तुझे क्या लगता है कि तेरी इन फालतू बातों से मैं गिरीश के साथ अपना रिश्ता खत्म कर लूंगी? तो ऐसा कभी नहीं होगा। अब तो मैं गिरीश से ही शादी करूंगी और तू मेरी खुशियों को देखती ही रह जाएगी। ये सब तुम क्या बोल रही हो प्रियंका? तुम मेरी बहन हो, मैं हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा सोचती हूँ। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बुरा सोचूंगी?
तू चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन मैं तुम्हारी इन चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आऊंगी। अगर तुम्हें गिरीश किसी और लड़की के साथ दिखा था तो तुमने उसकी फोटो क्यों नहीं खींची? अब यहाँ आकर बहाना बना रही हो कि तुम्हारे फोन में बैटरी खत्म हो गई थी। तुम्हारी सब जाल मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, इसलिए तुम्हारी बातों में तो मैं कभी नहीं आने वाली। अरे क्या हो गया? इतनी देर हो गई है और तुम दोनों कब से चिल्लाई ही जा रही हो। प्रियंका, आज तू किस बात पर इससे बहस कर रही है? कुछ नहीं माँ, बस मैं तो तुम्हें ये बताने वाली थी कि अब तुम्हें मेरे लिए रिश्ता ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ। वो मेरे ऑफिस में ही काम करता है और वो बहुत अच्छा लड़का है, इसलिए तुम भी उससे मिल लो। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, एक बार उसे घर पर बुला लो। लेकिन प्रियंका देखो, अब मैं तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनने वाली। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम भी गिरीश को पसंद करती हो, इसलिए मुझे उसके खिलाफ भड़का रही हो। माँ, तुम इसे अच्छी तरह से समझा दो कि ये मेरे गिरीश से दूर रहे। खैर, ये उससे दूर रहे या ना रहे, गिरीश तो इससे दूर ही रहेगा, क्योंकि ये मुंह लगने लायक ही नहीं है। ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं माँ, जाने दो, कुछ भी नहीं हो रहा। रागिनी प्रियंका को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो तो उसकी एक बात भी नहीं सुनती। अगले हफ्ते गिरीश उनके घर आता है तो शादी के लिए प्रियंका के मम्मी पापा गिरीश के साथ प्रियंका का रिश्ता पक्का कर देते हैं। कुछ दिन बाद उनके घर पर उनकी एक पड़ोसन शारदा आती है। अरे शारदा बहन, बड़े दिनों बाद आना हुआ। हाँ सुमित्रा, तुझे याद है तुम एक बार मेरी भांजी की शादी में गई थी। वहाँ मेरी भाभी और भांजे को तुम्हारी रागिनी बहुत पसंद आई। मेरी भाभी मेरे भांजे से रागिनी का रिश्ता पक्का करना चाहती है। तुम कहो तो मैं उन्हें रिश्ते के लिए बुला लूं? क्या? मुझे तो लगा था इसको कभी कोई पसंद ही नहीं करेगा, लेकिन इसके लिए सामने से रिश्ता आ रहा है, तब तो लड़के में जरूर कोई ना कोई कमी ही होगी, वरना इस कल्लो से कौन शादी करेगा? क्या? ये तो कैसी बातें कर रही है बेटा? अपनी सगी बहन के लिए तू ऐसी बातें कैसे सोच सकती है? भले ही रागिनी बेटी का रंग काला है, लेकिन वो तुझसे लाख गुना गुणवंती है। मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन जितने संस्कार रागिनी के अंदर है ना, उतने संस्कार तुम्हारे अंदर कभी नहीं थे और ना ही कभी हो सकते हैं। शारदा काकी की बात सुनकर प्रियंका वहाँ से चिढ़कर चली जाती है। कुछ दिन बाद रागिनी को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं और रिश्ता पक्का करके चले जाते हैं। देख रागिनी, मैं तेरी बहन हूँ, इसलिए तेरे अच्छे के लिए कह रही हूँ। मुझे तो उस लड़के के अंदर कोई ना कोई झोल नजर आ रहा है, वरना तू खुद ही सोच, भला कोई लड़का तुझे क्यों पसंद करेगा? बस बहुत हो गया प्रियंका, मेरा रंग काला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे मन में जो भी आएगा तुम बोलती जाओगी। वैसे भी इंसान की असली खूबसूरती उसके रंग में नहीं, उसके व्यवहार में होती है। अगर उसके व्यवहार से लोगों को खुशी मिलती है तो उससे ज्यादा खूबसूरत और कोई नहीं है। और जो अच्छा चेहरा लेकर भी सिर्फ दूसरों के बारे में हमेशा बुरा बोलता है तो उससे ज्यादा बुरा कोई और नहीं है। अरे रे बेचारी, तुम्हारे पास तो ये बातें कहने के अलावा कुछ और रास्ता भी नहीं है। चलो कोई नहीं, आज तो तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही, लेकिन कल को जब तुम्हारा पति किसी दूसरी लड़की से मिलना जुलना करेगा तब तुम्हें मेरी बात समझ आ जाएगी, क्योंकि तुम तो इस लायक हो नहीं कि तुम्हें अपने वाइफ के रूप में बाहर लेकर जा सके। प्रियंका की बातों से परेशान होकर रागिनी वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद दोनों बहनों की शादी हो जाती है। रागिनी का पति तो उसे बहुत लाड प्यार से रखता है, लेकिन प्रियंका का पति शादी के बाद ही अपने असली रंग दिखाने शुरू कर देता है। वो प्रियंका को धोखा देता है और जब प्रियंका को इस बारे में पता चलता है तो गिरीश उसके साथ मारपीट करना भी शुरू कर देता है, जिसके बाद प्रियंका को अपनी गलतियों का एहसास होता है। वो रागिनी की मदद से गिरीश को तलाक देती है और रागिनी को कही हुई सभी बातों के लिए उससे माफी मांगती है और अंत में उसे ये एहसास भी हो जाता है कि इंसान की असली खूबसूरती उसकी सूरत में नहीं बल्कि उसकी सीरत में होती है। बस बहुत हो गया, अब मैं एक और दिन भी इस बुढ़िया के साथ इस घर में नहीं रह सकती। फैसला अब आपको करना है, या तो इस घर में ये बुढ़िया रहेगी या फिर मैं रहूंगी। देखो रागिनी, तुम तो जानती हो ना मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूँ और ना ही माँ को घर से निकाल सकता हूँ। तुम थोड़ा एडजस्ट कर लो। नहीं निकाल सकते ना अपनी माँ को घर से? तो ठीक है, फिर मैं अपना सामान बांधकर अपने मायके चली जाती हूँ। जब तुम्हें मेरे यहाँ रहने या ना रहने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो फिर मैं यहाँ पर एक पल भी नहीं रहूंगी। रागिनी अपना सामान बांधती है और घर छोड़कर जाने लगती है। उसका पति मोहन उसे बहुत समझाता है, लेकिन वो तो अपनी जिद पर ही अड़ी रहती है। मोहन की माँ शारदा जब उनके बीच झगड़ा होता देखती है तो बीच में बोल पड़ती है। क्या बात है बेटा, तुम दोनों आपस में इस तरह क्यों झगड़ा कर रहे हो? और रागिनी बहू, तुम अपना सामान लेकर आखिर कहाँ जा रही हो? ऐसे क्या पूछ रही हो जैसे कुछ जानती ही नहीं हो। आपकी वजह से ही रागिनी आज ये घर छोड़कर जा रही है। आप तो हर रोज कलेश करने से बाज नहीं आती। बेचारी मेरी पत्नी कब तक सहेगी? आपकी वजह से आज हम दोनों पति पत्नी का रिश्ता खराब हो गया। रागिनी अक्सर मोहन को उसकी माँ के लिए बहुत भड़काती थी।
जिसका असर शारदा को उसके शब्दों में ही दिख गया। वो अपनी वजह से अपने बहू बेटे की तकरार का कारण नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उसने खुद ही घर छोड़ने का फैसला कर लिया। अगर मेरी बहू को मेरी वजह से ये घर छोड़ना पड़ रहा है तो मैं ही यहाँ से हमेशा के लिए चली जाती हूँ। भगवान तुम दोनों को खुश रखे। शारदा अपना सामान लेकर घर छोड़कर चली जाती है। उस बिचारी के पास न रहने का कोई ठिकाना था और न ही जेब में फूटी कौड़ी थी। जो थोड़े बहुत उसके बुढ़ापे की पेंशन के पैसे आते थे वो भी उसकी बहू उससे छीन लेती थी। भटकती भटकती शारदा एक छोटे से गांव में पहुंची। वहां पर एक मंदिर था। थकी हारी शारदा जाकर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई। वहीं पर कुछ लोगों ने उसे थोड़ा बहुत खाने को दे दिया। शारदा अब मंदिर में ही अपना सारा समय बिताने लगी। वो पूरा दिन वहीं बैठी रहती। कोई कुछ खाने को देता तो उसे खा लेती और वहीं पर सो जाती। तभी मंदिर के पास गोभी पराठे का एक नया ठेला खुला। उस ठेले से गोभी पराठे की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, जिस वजह से शारदा का मन उस गोभी पराठे को खाने का कर गया। लेकिन उसके पास उसे खरीदने के पैसे नहीं थे। वो बहुत ही लालसा से उन पराठों को देख रही थी। तभी पराठे वाले की नजर शारदा पर पड़ी। ये माँ जी बहुत देर से मेरे ठेले को देख रही हैं। लगता है इन्हें गोभी के पराठे खाने का बहुत मन कर रहा है। ये सोचकर ठेले वाला कुछ गोभी के पराठे लेकर शारदा के पास आया। माँ जी, मुझे पता है कि आपको गोभी के पराठे खाने का बहुत मन कर रहा है। ये लीजिए, मैं आपके लिए कुछ गोभी के पराठे लेकर आया हूँ, इन्हें खा लीजिए। लेकिन बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं माँ जी, मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए। ठेला वाला शारदा को पराठे देकर वहाँ से चला गया। शारदा ने पराठा खाया और थोड़ा पराठा उसने एक कुत्ते को खाने के लिए डाल दिया। उसे वो पराठा खाकर अपने हाथ के बने गोभी के पराठे की याद आ गई, क्योंकि वो भी बहुत ही स्वादिष्ट गोभी के पराठे बनाती थी। उसने मन ही मन सोचा, आखिर मैं कब तक ऐसे ही मंदिर के बाहर अपना जीवन बिताऊंगी। मुझे अपना गुजर बसर के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मुझे भी बहुत ही स्वादिष्ट गोभी के पराठे बनाने आते हैं। इस बार जब मेरी पेंशन आएगी तो मैं अपने पेंशन के पैसों से गोभी के पराठे बनाऊंगी और उन्हें बेचूंगी। शारदा ने कुछ दिन इंतजार किया। कुछ दिन बाद उसकी पेंशन आई, लेकिन वो बहुत ही कम थी। तो उसने कुछ महीने तक अपनी पेंशन के पैसे को जोड़ा और जब उसके पास ठीक ठाक पैसे जमा हो गए तो उसने उन पैसों से गोभी के पराठे का ठेला लगाया। लेकिन नया ठेला होने के कारण ज्यादा लोग उसके पास नहीं आ रहे थे, तो शारदा को बहुत ही चिंता सताने लगी। हे भगवान, अगर कोई मेरे ठेले पर पराठे खाने नहीं आया तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। शारदा परेशान थी। तभी उसके ठेले पर एक लड़का गोभी का पराठा खाने आया। काकी, मुझे जल्दी से 2 गोभी के पराठे दे दो, बहुत भूख लग रही है। बस अभी देती हूँ बेटा, ये लो। शारदा उसे पराठा देती है। वो जैसे ही पराठे को खाता है तो वो उसे बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अरे वाह अम्मा, क्या स्वादिष्ट गोभी का पराठा बनाया है आपने। जब मेरी माँ जिंदा थी तो वो भी मेरे लिए ऐसा ही स्वादिष्ट गोभी का पराठा बनाती थी। आज बहुत समय बाद किसी के हाथ के गोभी के पराठों में माँ के हाथ वाला स्वाद मिल गया। तुमने ये बात बोलकर मुझे मेरे बेटे की याद दिला दी बेटा। उसे भी मेरे हाथ के गोभी के पराठे बहुत पसंद थे। बहुत पसंद थे? मतलब आपका बेटा तो ठीक है ना? हाँ बेटा, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। बस अब वो मेरे साथ नहीं रहता। सास बहू के झगड़े में मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा। बड़ा ही दुख हुआ सुनकर। अच्छा अम्मा, अब मैं चलता हूँ, आज मेरा जॉब इंटरव्यू है। अपना आशीर्वाद दे दो कि आज मेरी नौकरी लग जाए। बिल्कुल बेटा, तुम्हें जरूर नौकरी मिल जाएगी, मेरा आशीर्वाद है। गोभी पराठा खाकर वो लड़का वहाँ से चला जाता है। उसके बाद धीरे धीरे करके शारदा के ठेले पर लोग पराठा खाने आने लगते हैं। उस लड़के की भी वहाँ पर नौकरी लग जाती है। अब वो हर रोज लंच टाइम में शारदा के पास गोभी पराठे खाने आता और उससे अपनी सभी बातें बांटता। उसे शारदा के भीतर बिल्कुल अपनी माँ की छवि दिखाई देती थी। एक दिन शारदा की तबीयत खराब हो गई, जिस वजह से वो अपना गोभी पराठे का ठेला नहीं लगा पाई। वो लड़का पराठे खाने आया तो शारदा वहाँ नहीं थी। ऐसे ही वो 1 हफ्ते तक हर रोज वहाँ आता रहा, लेकिन उसे शारदा और उसका ठेला नहीं मिला। वो उसके लिए चिंतित होने लगा। तभी उसने आसपास के लोगों से शारदा के बारे में पूछना शुरू किया। भैया, हमें नहीं पता कि वो बूढ़ी काकी कहाँ रहती है, पर सुना है कि अंदर वाले गांव में झोपड़ी बनाकर रहती है। आपको उनसे मिलना है तो खुद ही उन्हें ढूंढना पड़ेगा। अच्छा ठीक है भैया, धन्यवाद। उस लड़के का नाम किशोर था। वो अंदर वाले गांव में शारदा को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। उसने गांव के लोगों से शारदा के बारे में पूछताछ की तो उसे शारदा की झोपड़ी का पता मिला। उसने झोपड़ी पर जाकर उसका दरवाजा खटखटाया। शारदा ने दरवाजा खोला तो वो किशोर को सामने देखकर बहुत खुश हुई। अरे बेटा, तुम यहाँ? तुम्हें मेरी झोपड़ी का पता कहाँ से मिला?
बस लोगों से पूछते पूछते आप तक पहुंच गया। इतने दिनों से आपने अपना ठेला नहीं लगाया तो मुझे चिंता होने लगी। आप इतने दिनों से ठेला क्यों नहीं लगा रही? बस क्या बताऊं बेटा, 1 हफ्ता हो गया, मेरा बुखार ठीक ही नहीं हो रहा। ठेला लगाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। ऐसे में मैं कैसे काम करती? माँ जी, यहाँ पर तो आपका ख्याल रखने के लिए कोई भी नहीं है। मुझे आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है। अगर आप बुरा ना माने तो आप मेरे साथ मेरे घर रहने चलो। वैसे भी आपको देखकर मुझे मेरी माँ की याद आती है। अगर आप मेरे साथ मेरे घर में रहोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन बेटा, लेकिन वेकिन मैं कुछ नहीं जानता। सोच लेना कि आपने अपने इस बेटे को गोद लिया है। भले ही आपके अपने सगे बहू बेटे ने आपको घर से निकाल दिया हो, लेकिन मैं आपको दिल से अपनी माँ मानता हूँ। किशोर शारदा को लेकर अपने घर चला जाता है। वो उसकी बीमारी में खूब अच्छी तरह उसकी देखभाल करता है। जब शारदा की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है तो वो फिर से अपना गोभी पराठे का ठेला लगाना शुरू कर देती है। तभी एक दिन उसकी दुकान पर 2 भूखे भिखारी पति पत्नी आते हैं। शारदा जब उन दोनों की तरफ देखती है तो उन्हें देखकर शारदा के होश उड़ जाते हैं। मोहन बेटा, रागिनी बहू, ये सब क्या हो गया? आखिर तुम दोनों की हालत ऐसी कैसे हो गई? माँ जी, हमारी इस हालत के जिम्मेदार हम खुद ही हैं। ये सब कुछ मेरी ही वजह से हुआ है। मैंने आपके साथ जो किया उन्हीं कर्मों का फल आज हमें भुगतना पड़ रहा है। हाँ माँ, माँ तो इस संसार में भगवान का रूप होती है। हमने तुझे घर से निकाल कर तेरे साथ बहुत बुरा किया। तेरे जाने के बाद हमने सोचा कि घर बेचकर एक अच्छा फ्लैट ले लेते हैं ताकि तू कभी चाहकर भी हमें ना ढूंढ पाए। उस प्रॉपर्टी डीलर ने हमारा घर और दुकान बिकवा दिए। उसने हमें कैश में सारे पैसे भी दिए। हमने पैसों को घर की तिजोरी में रखा, लेकिन उसी रात घर में चोरी हो गई और हम सड़क पर आ गए। शारदा को अपने बहू बेटे की ऐसी हालत देखकर उन पर बहुत तरस आता है। वो उन्हें अपने पास बैठाती है और उन्हें गोभी का पराठा खाने के लिए देती है। तभी वहाँ पर किशोर भी अपना दोपहर का खाना खाने के लिए आता है। माँ, मेरे लिए पराठे बना दो। माँ, ये कौन है माँ जो तुम्हें अपनी माँ कह रहा है? मोहन की बात सुनकर किशोर चौंक जाता है। तभी शारदा उन दोनों को सब कुछ समझाती है। सब कुछ जानने के बाद किशोर बेहद गुस्से में मोहन से कहता है, आज तुम लोगों से तुम्हारा सब कुछ छिन गया तो तुम शारदा माँ से माफी मांग रहे हो, वरना तो तुम लोगों को कभी अपनी गलती का एहसास तक नहीं होता। हम जानते हैं भैया, लेकिन हमें अपनी गलती पर बहुत बड़ा पछतावा है। हम सच में अपने किए के लिए बहुत शर्मिंदा है। मैं तुम जैसे लोगों पर कभी भरोसा नहीं कर सकता। आज तुम्हारे हालात बुरे हैं तो माँ से माफी मांग रहे हो। कल को तुम्हारे हालात अच्छे हो जाएंगे तो फिर इनके साथ ऐसा ही करोगे। तुम गुस्सा मत करो किशोर बेटा, मैं अपने बहू बेटे की ऐसी हालत नहीं देख सकती। बेटा, मैंने अपने इस पराठे के ठेले से कुछ पैसे कमाकर जमा किए हैं। तुम इन्हें ले लो और अपना कोई काम शुरू कर लो। भगवान की दया से तुम्हें खूब तरक्की मिले। शारदा अपने बेटे को पैसे दे देती है। उसके बहू बेटे रोते हुए वो पैसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वो अपना कपड़ों का काम शुरू करते हैं। भगवान की दया से उनका काम अच्छा चल जाता है। तभी एक दिन पुलिस वाले उनके पास आकर उन्हें बताते हैं कि जो लोग आपका पैसा लेकर भागे थे, हमने उन्हें पकड़ लिया है और आपका पैसा बिल्कुल सही सलामत है। मोहन उन पैसों से अपना घर वापस खरीदता है, लेकिन इस बार वो पहले जैसी गलती नहीं करता, बल्कि वो खुद अपनी माँ को अपने घर में लेकर आता है। अब शारदा कुछ दिन मोहन के पास रहती तो कुछ दिन अपने दूसरे बेटे किशोर के पास रहती। ऐसी ही उनकी जिंदगी हंसी खुशी चलने लगी और उन दोनों पति पत्नी को अपनी गलती का एहसास भी हो गया।